हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही नज़दीक आने वाला है। तो दोस्तों, हम इसी श्रृंखला में शुरू करेंगे आज साइंस एंड टेक के बारे में। साइंस एंड टेक के बारे में हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, उसके बारे में हम देखते हैं कि 15 से 20 मार्क्स का मामला है ये। हर साल प्रीलिम्स के अंदर 15 से 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं इसमें पूछे जाते हैं। इसका जो कंसेप्ट्स हैं वो हमने लगभग अपने 10th क्लास तक सारे बच्चे साइंस पढ़ते ही हैं, और ये जो है करंट लिंक्ड है। तो करंट भी अफेयर भी हम यूपीएससी के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि करंट अफेयर से भी 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चंस भी लिंक्ड ही होते हैं। मतलब करंट अफेयर में जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो डेवलपमेंट अपने आसपास हो रही है, जो चीज़ें हो रही है देश विदेशों में, उससे लिंक करके ही क्वेश्चन जो है एग्जामिनर एग्ज़ाम में पूछता है। तो करंट अफेयर से लिंक्ड है तो हमको याद भी जल्दी हो जाता है, और इसमें जो है गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। मतलब इसमें आप ये समझोगे, अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, या आपने थोड़ी सी डिकोडिंग कर दी ऑप्शंस की तो आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा सही ही होगा। तो हम इसमें क्या अप्रोच अपनाएंगे, यूएएसपी के अप्रोच अपनाएंगे। यू पहले अंडरस्टैंड करें सिलेबस को, ठीक है, सिलेबस को, एग्जामिनर के माइंडसेट को, एग्जामिनर क्या चाहता है ना। फिर एनालिस करें, एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस से हम एग्जामिनर के माइंडसेट को समझ पाएंगे। एनालिसिस किसका करना है हमको, पीवाईक्यूज़ का। पीवाईक्यूज़ का एनालिसिस से हम एग्जामिनर के माइंडसेट को पढ़ पाएंगे कि एग्जामिनर हमसे चाहता क्या है। और उसके जैसे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन से भी हम एग्जामिनर के माइंडसेट को डिकोड कर सकते हैं कि क्या मतलब यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है। और ये दोनों अगर आप करे बिना तैयारी चालू कर देते हैं, इस सिर्फ इस सब्जेक्ट की नहीं कह रहा मैं, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, तो आप ये समझिए कि अथाह सागर है, अथाह सागर है, ठीक है। अथाह सागर का मतलब क्या हो गया, इसका कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है। आप डायरेक्शन लेस तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्शन लेस है आप बिल्कुल, आपको पता ही नहीं है क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, बस आप तो पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। उससे आपका सिलेक्शन कतई नहीं होना है, आप ये समझ लें। क्यों कि यूपीएससी आपसे पीएचडी नहीं मांग रही, आपको पीएचडी नहीं करनी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ और एक एक लाइन का मतलब अर्थ निकाल लूँ और सब कर लूँ। जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग पढ़े, स्मार्ट स्टडी करें, है ना। जो चाहिए हमको, जो एग्ज़ाम में पूछता है उससे रिलेटेड कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, उससे रिलेटेड चीज़ें हमको आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी नहीं देखा और किताब खोली, पहले पेज से पहली लाइन से बस पढ़ना चालू कर दिया, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है पता ही नहीं। और पढ़ा तो 100%, समझ आया 30%, उसमें से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था सिर्फ 10%, और ये 10% आप सॉल्व करके आ गए, उससे कोई मतलब नहीं निकला ना। तो आप पढ़िए 70%, 70% में से भी आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होना चाहिए 50% से 60%, और इतना ही आपकी हिटिंग रेट होनी चाहिए एग्ज़ाम में, है ना। हिटिंग रेट मतलब हिटिंग रेट आपके मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 में से आपके 8-9 सही हो जाए, उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। आपकी जो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज़ होगी। हमको यहाँ पे एक तो टाइम मैनेजमेंट करना है। यूपीएससी का सिलेबस है अथाह, और आप उसको हर सब्जेक्ट को बस पीएचडी करने के हिसाब से पढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। आपको हमेशा लगेगा मेरी तैयारी अधूरी है ना। और आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे ना उसमें से 30-40% ही आपको याद रह पाएगा, और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आप सिर्फ 10% याद रख पाएंगे। तो फिर ऐसी तैयारी करने का क्या मतलब है, ऐसी तैयारी करने का कोई मतलब नहीं उठता है। तो इसीलिए हम सिलेबस को एनालिसिस करेंगे, सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के बाद हम उसको
PYQs का एनालिसिस करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे, और स्टडी करने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने जो पढ़ा वो हमने कितना रिटेन किया, कितना याद रखा, और कितना हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, इससे आपको आपकी जो गलतियां पता चलेगी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, तो आपको लगेगा नहीं हाँ मेरी तैयारी ठीक चल रही है। तो हम इसी कंसेप्ट से चलेंगे, इसी कंसेप्ट से हम कई सब्जेक्ट क्लियर करेंगे और उनको पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ साथ पढ़ते रहेंगे जैसे जैसे हम यहाँ कवर करते चलते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें। वैसे तो अभी बहुत लेट स्टार्ट किया है ना, लेकिन फिर भी हम जितना हो सकता है उसको कवर करेंगे। हमारी हिटिंग रेट जो है, भैया आपने 10 गेंद खेली, 10 गेंद खेल के मान लो आपने 12 रन बनाए, है ना, तो ठीक है, एक एक बॉल पे एक एक रन बनाए या 2 रन बनाए, और आपने सिर्फ 4 बॉल खेली, ठीक है, और 3 चौके लगा के 12 रन बना दिए। तो हमको यूपीएससी में इसकी रिक्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कम दिन में पढ़ाई करना, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पढ़ना कम है, लेकिन उस हिसाब से पढ़ना है कि हम एग्ज़ाम में एक्सेल कर पाए। मतलब हिटिंग रेट अच्छी होनी चाहिए अपनी। 4 बॉल खेली, 4 बॉल में 12 रन बनाए, 10 बॉल खेली, 10 में से 8 खाली निकाल दी, और उसमें से फिर 4 बॉल में 12 रन बनाए, फिर कोई मतलब नहीं है। आपने 8 बॉलें खेली क्यों? तो ये हिटिंग रेट चाहिए अपने को, है ना। तो हम सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे मेंस का सिलेबस है, मेंस में भी आप ये देखिए हर साल क्वेश्चंस 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मेंस का भी हम साथ साथ क्यों देख रहे हैं, पीवाईक्यूज़ को यूँ देख रहे हैं कि भाई अपने को एनालिसिस करना है कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है। कई बार वो मेंस में कोई कंसेप्ट पूछता है और अगले साल प्री में उसका क्वेश्चन पूछ लेता है, ऐसा कई बार हुआ भी है, हम देखेंगे इसको, है ना। तो सिलेबस क्या है मेंस का कि डेवलपमेंट्स एंड दियर एप्लीकेशंस, ठीक है, ये आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या है। साइंस में हमेशा आप ये देखिए मोस्टली एप्लीकेशन बेस ही क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे आप एप्लीकेशन बेस्ड क्रिप्टोग्राफी देखिए, क्रिप्टोग्राफी तो एक तरह से कंसेप्ट हो गया। मेटावर्स देखिए, ये आपका वर्चुअल नेटवर्क्स का एप्लीकेशंस हो गई, है ना। फिर जैसे ये MiG-29, राफेल, तेजस, इनकी टेक्नोलॉजीज़ क्या है, ठीक है ना, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल, है ना। ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं ये एप्लीकेशंस ही एक तरह से, इनकी टेक्नोलॉजीज़ की एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर मेंस में जैसे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एवरीडे लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, अंडर इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, भाई इंडिया के अंदर क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, बाहर की टेक्नोलॉजी ने अपने को कैसे अडेप्ट किया है अपन ने उसको, और डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक, ठीक है। प्रीलिम्स में ऐसा कुछ ऐसा सिलेबस का बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ उसने, जनरल नॉलेज बोला है, तो जनरल नॉलेज में आज सब कुछ कवर हो गया। आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है, जनरल फिजिक्स भी पढ़नी है, जनरल केमिस्ट्री भी पढ़नी है, लेकिन आप तो एक फंडा क्लियर रखिए, करंट देखते रहिए, करंट से लिंक जो भी कंसेप्ट्स न्यूज़ में होते हैं उनके बारे में स्टैटिक्स को पढ़ें, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच लगाएं आप, है ना, कि भाई आप PYQs देख लिए, करंट अफेयर देख लें और उस हिसाब से स्टैटिक पढ़ें, तो इससे जो हमारी हिटिंग रेट है वो अच्छी होगी। तो जैसे हम एक मोटा मोटा 2024 का प्रीलिम्स का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम UASP की अप्रोच अपना रहे हैं, तो हम पहले एक बार प्रीलिम्स, पिछले 5 साल के प्रीलिम्स हम लगभग एग्ज़ाम जो हैं उनके कंसेप्ट, उनमें आए हुए क्वेश्चंस ये देखेंगे, और उस हिसाब से अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चन 2024 में, मतलब आप ये समझ लीजिए 20 से 30 मार्क्स का मैटर हो गया, ठीक है। 20 से 30 मार्क्स आप एवरेज मान लीजिए, हर साल 15 मार्क्स तो आ ही रहा है। 30 मार्क्स कभी बहुत ज़्यादा होता है, 20 मार्क्स मैं एवरेज मान लेता हूँ, 15 मार्क्स तो आते ही आते हैं। जैसे प्रीलिम्स के अंदर 2024 के प्रीलिम्स के अंदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, देखो 3D वर्चुअल नेटवर्क से क्वेश्चन था, रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स से क्वेश्चन था, ठीक है। फिर थ्योरी पूछ ली उसने स्टार्स की, जाइंट स्टार्स और ड्वार्फ स्टार्स क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स हैं ये एक तरह से, तो इनके बारे में जैसे पूछ लिया। जनरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट से क्वेश्चन पूछ रखा था, MiG-29, राफेल, तेजस,
हाइड्रोजेल्स से क्वेश्चन था, फ्यूल सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, हाइड्रोजन पावर्ड भी थे, है ना। पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर था। अब इसमें जो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर है, जैसे टेक्नोलॉजी है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ रखा था। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की टेक्नोलॉजी मतलब किस पे बेस है, कैसे करेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो आपको ध्यान हो तो टोल लेस हाईवेज, टोल लेस हाईवेज, टोल लेस हाईवेज के बारे में प्लानिंग करी। जैसे फास्ट टैग तो कर दिया उन्होंने, है ना, फास्ट टैग तो कर दिया, लेकिन फास्ट टैग में जैसे क्या प्रॉब्लम है, जैसे आपका गांव यहाँ है ना, ये हाईवे है। अब आप इस हाईवे से, ये कोई दूसरा हाईवे जा रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप इस हाईवे 5 किलोमीटर चलें और यहाँ टोल लगा हुआ है और आपका घर जो है यहाँ पर है ना, टोल से मान लो 5 किलोमीटर। अब आप यहीं से इस हाईवे पे चढ़ें, आप सिर्फ 5 किलोमीटर चले, 5 किलोमीटर और चलेंगे और ये हाईवे जो आगे जा रहा है 100 किलोमीटर, मान लो 60 किलोमीटर पे जा रहा है ना। अब आपने यहाँ टोल पेमेंट कर दिया फास्टैग से, अब टोल तो आपने पूरा पेमेंट कर दिया 60 किलोमीटर का, लेकिन आपको जाना सिर्फ 5 किलोमीटर ही है ना। तो आपसे टोल 60 किलोमीटर वाले से ही बराबर लिया और 5 किलोमीटर वाले से ही बराबर लिया। तो इसलिए जो है टोल लेस हाईवे का कंसेप्ट सरकार कर रही है, जिसमें कुछ कुछ सेक्शंस पे इस तरह से टोल लिया जाएगा। जैसे वो जो यहाँ चला तो इसका 5 किलोमीटर टोल चल गया, फिर 5 किलोमीटर चला 5 किलोमीटर टोल कट गया, फिर 5 किलोमीटर चला 5 किलोमीटर टोल चल गया। ऐसे एक मैं 5 किलोमीटर का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। लेकिन सरकार इस तरह से प्लानिंग कर रही है कि जो जितना चले उससे उतना ही टोल लिया जाए। कोई 60 किलोमीटर चल रहा है तो उससे पूरा 60 किलोमीटर का टोल ले, और 5 किलोमीटर चल रहा है तो 5 किलोमीटर का ले। और ये भी यही सही है भाई, आपने सिर्फ 5 किलोमीटर की यात्रा की, 60 किलोमीटर टोल का पेमेंट किया, फिर क्या मतलब, फिर आप तो गाड़ी ले जाओगे ही नहीं 5 किलोमीटर के लिए। ठीक है यार, बस से चला जाऊँ या बाइक से चला जाऊँ, है ना। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन का जो सिस्टम है टोल लेस हाईवेज में, ये सरकार करने का सोच रही है। जैसे फिर मेम्ब्रेन बायोरेक्टर, अभी आप ये देखिए, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो आप ये क्वेश्चन जो है इजीली गैस कर पाते हैं ना, क्योंकि करंट से लिंक हो गया ये। फिर मेम्ब्रेन बायोरेक्टर में क्या है, फिर रेडार्स के बारे में है, नाइट्रोजन कंपाउंड और उसका सिंथेसिस जो है उस बारे में क्वेश्चन पूछ रखा। अब ये जो ये है ना, ये मैंने ऑप्शंस लिख रखे हैं। ये 3D वर्चुअल नेटवर्क का जो क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शंस थे, बिग डाटा एनालिसिस, एनालिटिक्स और क्रिप्टोग्राफी, मेटावर्स, वर्चुअल मैट्रिक्स। फिर जैसे थ्योरी ऑफ स्टार्स का था तो उसमें ये कंसेप्ट दे रखे, जाइंट स्टार्स, ड्वार्फ स्टार्स क्या है ना। फिर एयरक्राफ्ट के अंदर MiG, राफेल, तेजस, और ये जैसे मेम्ब्रेन बायोरेक्टर था तो इसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये जो है ये क्वेश्चंस दे रखे थे, है ना। तो ये ऑप्शंस थे, तो इन ऑप्शन से अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे अभी ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी था, इसके बारे में 2023 में आप ये देखिए गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए थे, है ना, रूल्स बनाए थे गवर्नमेंट ने, और इन्होंने क्या किया 2024 में क्वेश्चन में डाल दिया। तो आप ये देखिए, करंट को आप ढंग से पढ़ते रहें, करंट को ढंग से पढ़ते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली जो है क्वेश्चन दिखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। आप सिर्फ 12th के NCERT पढ़ ली, 11th की NCERT पढ़ ली, 6, 7, 8 की पढ़ ली, उससे नहीं होगा, आपको करंट के साथ इसको लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। फिर 2023 के अंदर हम जैसे देखते हैं, 2023 के अंदर भी जैसे ये आया था फंक्शन ऑफ एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन क्या है, तो एक्सेलेरोमीटर का फंक्शन क्यों आया था, उसी साल साइरस मिस्त्री जो थे टाटा के, साइरस मिस्त्री का कार क्रैश के अंदर निधन हो गया था, तो उससे लिंक करके इन्होंने कार एक्सेलेरोमीटर का क्वेश्चन फंक्शन पूछा कि ये क्या है। फिर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग एनवायरनमेंट का क्वेश्चन पूछा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही क्वेश्चन इन्होंने फ्यूल शॉर्टेज से रिलेट करके मेंस के अंदर पूछा था। मेंस का कंसेप्ट वापस इन्होंने प्रीलिम्स में डाल दिया। फिर एरियल मेटाजिनोमिक्स के क्वेश्चन पूछा, माइक्रो सैटेलाइट DNA क्या होते हैं, वोलबाचे मेथड पूछा। ये वोलबाचे मेथड भी जो है ये करंट अफेयर में था
फिर ये पल्सर नेबुलाज ये पूछे, फिर बैलिस्टिक मिसाइल पूछी। और अब ये बैलिस्टिक मिसाइल सर ये इससे क्वेश्चन क्यों पूछ लिया, तो मेंस के अंदर इन्होंने मून मिशन पूछा था तो यहाँ ये पूछ लिया। इससे रिलेटेड बायोफिल्टर्स पूछ लिए, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन फाइबर्स। फिर 2022 में आरोग्य सेतु, कोविन, ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म ये पूछ लिया। ये क्यों पूछा, ये उस समय कोविन पोर्टल जो वैक्सीनेशन चल रहा था उसके लिए न्यूज़ में था। आरोग्य सेतु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मोदी जी बार बार इसके लिए डाल रहे थे, इस पे आप रजिस्टर करें, ये करें, है ना। फिर वेब 3.0, फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम, विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी, क्यूबिट क्या है ये, है ना। फिर शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी, बायोफिल्म्स, प्रोबायोटिक्स, कोविड वैक्सीन का मेंस में भी इन्होंने पूछा वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में। और जेम्स वेब स्कोप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो न्यूज़ में था, है ना। कोविड वैक्सीन्स आपको पता है उस समय कोविड था तो कोविड से रिलेटेड कई वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहे थे, तो वैक्सीन डेवलपमेंट प्री में भी पूछ लिया और मेंस में भी पूछ लिया। फिर इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेम के बारे में पूछ लिया, बायोलॉजिकल सेल्स एंड फेरल सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, बी सेल्स एंड एफ सेल्स के बारे में पूछ लिया, नैनो पार्टिकल्स के बारे में पूछ लिया, डीएनए बार कोडिंग के बारे में पूछ लिया। तो ये जो कंसेप्ट हैं ये सारी देखो एप्लीकेशन है। डीएनए बार कोडिंग क्या हो गई, डीएनए बार कोडिंग अब आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये एप्लीकेशन हो गई। फिर नैनो पार्टिकल्स भी एक तरह से आप ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हो गया, है ना। तो ये जो हैं एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो हम शुरुआत करेंगे, आप ये देखिए इनमें जब एनालिसिस करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बायोटेक्नोलॉजी के आते हैं। बायोफिल्टर्स हो गए, आपके डीएनए बार कोडिंग हो गई, है ना, कोविड वैक्सीन्स हो गई। कोविड वैक्सीन्स का भी जो कंसेप्ट है एक तरह से वो बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, प्रोबायोटिक्स, बायोफिल्म्स। तो हम सबसे पहले इसी टॉपिक को उठाते हैं ताकि हम हमारी जो अप्रोच है हिटिंग रेट बढ़ाने की उसके ऊपर हम चल सकें। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम बायोटेक्नोलॉजी से चालू करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी से अब आप ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी का जब हम अगले क्लास से लेक्चर चालू करेंगे तो उसमें सीधा बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, एक बात। दूसरा ये कि मैं ये मान के चलूँगा कि आपके 10th तक के जो कंसेप्ट्स हैं वो लगभग सबके ही क्लियर हैं। मैं उसमें एकदम जीरो से, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा है कि अपन कोई पीएचडी नहीं करना चाहते हैं। तो पीएचडी अब जैसे ये मान लो सेल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल सेल है, तो मैं एक एक चीज़ें नहीं बताऊंगा कि ये सेल प्लाज्मा का क्या काम है, सेल प्लाज्मा कैसे होता है, क्या होता है, फिर सेल वाल क्या होती है, क्या काम है ऐसे, और फिर जैसे जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, ये साइटोप्लाज्म क्या है, गोल्जी बॉडीज़ क्या है। हाँ, इनके अंदर जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपका जो कंसेप्ट हैं वो रिफ़्रेश हो जाएं और हमारे जो आगे काम में आएंगे। एक एक आइटम का एक्सप्लेनेशन करने का न तो हमारे पास टाइम है, न हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, और न ही हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हमको उसकी ज़रूरत है, ठीक है। हमको कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा और उसी अकॉर्डिंग हम हमारी प्रिपरेशन करेंगे। जैसे जैसे जो क्वेश्चन या कंसेप्ट एग्ज़ाम में आते हैं हम उसी हिसाब से आगे चलते रहेंगे ताकि हमारी जो है हिटिंग रेट मैक्सिमम हो जाए, है ना।